क्या बारिश की बूंदें कोई पैगाम ला सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता, घर की याद के बारे में। ये कविता असल में एक खत है, एक इमोशनल खत, जो एक जेल की कोठरी से लिखा गया था। तो कविता शुरू होती है इन लाइन से। जरा सोचिए, जेल की एक कोठरी है और बाहर लगातार बारिश हो रही है, पर यह सिर्फ पानी नहीं बरस रहा। ये तो जैसे किसी कवि के मन में यादों का एक पूरा सैलाब है जो उमड़ पड़ा है, और यहीं से एक उदासी और बहुत गहरी सोच का माहौल बन जाता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये कविता आखिर लिखी कहाँ और कब गई। ये किसी आरामदेह स्टडी रूम में नहीं लिखी गई थी। नहीं, इसका जन्म हुआ था कैद में, बलिदान और आज़ादी की एक गहरी तड़प के बीच। तो आखिर ये कवि थे कौन? इनका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र, और जैसा कि हम देख सकते हैं, इनकी पूरी जिंदगी जैसे कविता और देशभक्ति के धागों से बुनी हुई थी। 1913 में जन्म हुआ, पर 1942 का साल वो इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल उन्हें 3 साल के लिए जेल हुई, और बस हमारी कविता की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। और देखिए, मिश्र जी कोई आम कवि नहीं थे। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से लेके पद्मश्री तक कई बड़े बड़े सम्मान मिले। कमाल की बात तो ये है कि उनके लिखने की स्टाइल इतनी सरल और सीधी थी कि लोग उन्हें कविता का गांधी कहने लगे थे। मतलब उनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी। तो होता क्या है कि बाहर का जो ये माहौल है, वो सीधे कवि के मन पर असर डालता है। जेल की कोठरी में जो बारिश की एक एक बूंद गिर रही है ना, वो उनके लिए घर की कोई मीठी याद लेकर आ रही है। एक ऐसा घर जिसे वो खुशी का पूर कहते थे, मतलब खुशियों का खजाना। तो चलिए अब सीधा कविता के दिल में उतरते हैं। कवि अपने घर के लोगों को कैसे याद कर रहे हैं, और ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये तो प्यार और हिम्मत की जीती जागती तस्वीरें हैं। यहाँ पर उनकी माँ बाप की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हैं उनके पिता, उम्र का उन पर कोई असर नहीं, आज भी हिम्मत और एनर्जी से भरे हुए, आवाज ऐसी कि जैसे बादल गरज रहे हों। और दूसरी तरफ है उनकी माँ। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनका प्यार एक ऐसी नदी जैसा था जो जेल की ऊंची दीवारों को भी पार करके अपने बेटे तक पहुंच जाता था। और अपनी माँ के बारे में वो क्या कहते हैं कि बस एक बार उनकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुनिया का कोई दुख बचता ही नहीं था। सोचिए, कितना गहरा सुकून और सुरक्षा का एहसास होगा वो। अब यहां से कविता में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कवि का ध्यान अब अपने अकेलेपन से हट जाता है। अब वो ये सोचने लगते हैं कि उनके परिवार पर, खासकर उनके पिता पर, क्या बीत रही होगी। उन्हें ये फिक्र खाने लगती है कि उनकी वजह से घरवाले कितना दुख झेल रहे होंगे। वो एक सीन इमेजिन करते हैं कि उनके पिता, जो रोज 260 दंड बैठक लगाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कितने मजबूत इंसान हैं वो। पर जब वो अपने बाकी बच्चों को एक साथ देखते होंगे तो उनकी आंखें अपने 5वें बेटे को खोजती होंगी। और बस यही वो पल है जब उनका वो फौलादी इरादा भी शायद पिघल जाता होगा। 5, ये नंबर जरूरी है। वो अपने माँ बाप के 5वें बेटे थे। लेकिन जैसा हम अभी देखेंगे, परिवार में उनकी जगह बहुत खास थी। उनके पिता कहते थे, सोने पर सुहागा। कितना सुंदर मुहावरा है। मतलब उनके बाकी बेटे अगर सोना थे तो कवि सोने पर सुहागा थे, सबसे खास, सबसे प्यारे। तो अब अंदाजा लगाइए कि घर में उनकी कमी कितनी ज्यादा खल रही होगी। लेकिन जब पिता का दिल भारी हो जाता है, तब माँ एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। वो पिता को याद दिलाती हैं, वो आपके ही दिखाए रास्ते पर चला है। वो कहती हैं कि अगर वो पीछे हट जाता तो ये मेरे लिए शर्म की बात होती। वो समझाती हैं कि आप कमजोर मत पड़ो, वरना बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। मतलब माँ उनकी जेल यात्रा को शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात बना देती हैं। और अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर। कवि को पता है कि उनके माँ बाप बहुत दुखी होंगे, तो उन्हें तसल्ली देने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। और अपना मैसेंजर किसे बनाते हैं? बारिश को। कवि बारिश को बहुत ध्यान से एक एक बात समझाते हैं कि घर जाकर क्या कहना है। वो कहते हैं, जाकर कहना कि मैं यहाँ मजे में हूँ, खुश हूँ। कहना कि खूब पढ़ता लिखता हूँ, चरखा काटता हूँ। और हाँ, ये भी कहना कि मेरा वजन 70 सेर है और मैं बढ़िया खाता पीता हूँ। लेकिन मेरे अकेलेपन के बारे में कुछ मत कहना, मेरी उदासी के बारे में एक शब्द भी नहीं। पर ये जो मैसेज वो भिजवा रहे हैं वो सच्चाई से एकदम उल्टा है। असलियत तो ये है कि उनकी जिंदगी विरस हो चुकी है, मतलब बेस्वाद, जिसमें कोई रस ही ना बचा हो। घर से दूर होने के गम ने उनकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली हैं। और ये जो फर्क है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है वो संदेश जो वो घर भिजवा रहे हैं कि मैं खुश हूं, मजबूत हूं, और दूसरी तरफ है असली सच्चाई
कि मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रहा हूं, अकेला हूं, रात भर जागता हूं। ये झूठ बोलना, यही तो उनका बलिदान है। वो बारिश से बार बार कहते हैं और कहना मस्त हूं मैं। वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप के दिमाग में बस यही एक तस्वीर रहे कि उनका बेटा खुश है, एक्टिव है, मजबूत है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देते हैं। यो ना कहना अस्त हूं मैं, मतलब ये भूलकर भी मत कह देना कि मैं डूबते सूरज की तरह बुझ रहा हूं। मस्त और अस्त, देखिए इन दो शब्दों में ही वो पूरी खाई दिख जाती है जो उनके सच और उनके भेजे हुए संदेश के बीच है। तो कुल मिलाकर बात किस पर आकर टिकती है? कविता की सेंट्रल थीम पर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक झूठ प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं तसल्ली देने वाला धोखा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। अपनों को चिंता से बचाने के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेना, ये दिखाना कि सब ठीक है, जबकि अंदर से आप टूट चुके हों। कविता के आखिर में कवि बारिश से जो गुजारिश करते हैं, उसमें उनकी पूरी भावना का सार छिपा है। वो कहते हैं, तुम बरस लो वे ना बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मतलब, ए बारिश, तुम चाहे जितना बरस लो, पर मेरे माँ बाप की आंखें ना भरसें, वो अपने पांचवे बेटे के लिए ना तरसें। आखिर में ये कविता कवि के खुद के दर्द के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि दूसरों के दर्द को कम करने की चाहत के बारे में है। उनका सबसे बड़ा डर जेल की तकलीफें नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि उनकी वजह से उनके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएं। और ये निस्वार्थ प्रेम की एक मिसाल है। और इस तरह ये लगभग 80 साल पुरानी कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच्चा है कि क्या कभी-कभी सच छिपाना, सच बताने से ज्यादा बड़ा प्यार होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।